प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पत्र मुद्रा के गुण और दोष के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले लेते हैं पत्र मुद्रा के गुण या लाभ। पहला गुण है बहुमूल्य धातुओं की बचत। तो जब कागज़ के नोट चलन में होते हैं तो इससे जो बहुमूल्य धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, इनकी बचत हो जाती है, क्योंकि जो पत्र मुद्रा है यह विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, संचय के आधार और भावी भुगतान के मापदंड के रूप में काम करती है। और सोने चांदी का प्रयोग चलन में नहीं हो पाता है, क्योंकि सोने चांदी के सिक्के चलन में नहीं रहते हैं। तो इस तरह से बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है। इसके बाद दूसरा है मितव्ययिता पूर्ण। कागज़ के नोट के प्रचलन से यह व्यवस्था काफ़ी मितव्ययितापूर्ण है, क्योंकि पत्र मुद्रा को छापना सरल होता है, आसान होता है, घिसावट का डर नहीं रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है और इस तरह से पत्र मुद्रा को छापना ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, अतः यह मितव्ययितापूर्ण होती है। इसके बाद तीसरा है लोचदार। पत्र मुद्रा लोचदार प्रणाली है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है, जिसमें स्वर्ण और रजत कोषों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब तक हमारे पास में पत्र मुद्रा है तब तक इसमें लोचदार व्यवस्था रहती है। इसके बाद चौथा है भुगतान में सरलता। पत्र मुद्रा को गिनना आसान होता है, इसका वजन कम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी सुगम रहता है और विभिन्न मूल्यों के नोट जारी करके छोटे बड़े सभी भुगतान किए जा सकते हैं, तो इससे भुगतान में सरलता रहती है। इसके बाद पांचवा है पत्र मुद्रा बैंक व्यवस्था का आधार है, क्योंकि पत्र मुद्रा ही बैंकिंग व्यवस्था की उन्नति का कारण भी रही है और ये परिणाम भी देती है। और कागज़ के नोटों को बैंक में जमा कराना काफ़ी आसान होता है। इसके बाद छठा है धातुओं की घिसावट नहीं होती, क्योंकि चलन में पत्र मुद्रा रहती है, अतः जो सोने चांदी की धातुएं हैं इनकी घिसावट नहीं हो पाती। इसके बाद सातवां है सरकारी व्यय व घाटे की पूर्ति में सुविधा। सरकार नोट छाप करके अपने व्यय के साधन जुटा लेती है। आर्थिक विकास संकट का सामना करने में पत्र मुद्रा सरकार के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होती है। सरकार को अगर घाटा है अर्थात आय कम व्यय ज़्यादा है तो घाटे की पूर्ति सरकार नोट छाप करके कर सकती है, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। और आठवां है संकट काल में सुविधा। संकट काल में कोई भी देश कागज़ के नोट छाप करके अपने लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ा सकता है और पत्र मुद्रा जारी करने के पीछे सोने चांदी के कोषों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये है पत्र मुद्रा के गुण। इसके बाद हम लेंगे पत्र मुद्रा के दोष। पहला है मुद्रास्फीति का भय बना रहता है। पत्र मुद्रा निर्गमन के लिए धातु कोषों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कागज़ की पूर्ति बढ़ाकर ही हम कागज़ के नोट जारी कर सकते हैं। तो कई बार आवश्यकता से अधिक मुद्रा जारी कर दी जाती है और इसके कारण मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मुद्रा प्रसार के कारण कीमतें बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसके बाद दूसरा है नाशवान है, क्योंकि इसके गलने, फटने, जलने का भय लगातार बना रहता है। पानी से ये गल सकती है, आग में जल सकती है, लगातार काम में लेते हैं तो नोट कट फट जाते हैं। यद्यपि मुद्रा निर्गमन अधिकारी उसे बदलने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर कागज़ के नोट ख़त्म हो जाए तो उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है चलन क्षेत्र सीमित होता है। तो जो पत्र मुद्रा है इसका चलन क्षेत्र केवल उसी देश की सीमाओं में होता है, विदेशों में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि पत्र मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता और इसके कारण विदेशी भुगतान करने में संकट का सामना करना पड़ता है और विदेशी व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसके बाद अगला है जनता का विश्वास कम होता है, क्योंकि पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य नहीं होता है और इसे सोने चांदी में बदलने की गारंटी भी नहीं दी जाती है, अतः जनता का विश्वास कम रहता है। इसके बाद पांचवा है पत्र मुद्रा के कारण मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि पत्र मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई या घटाई जा सकती है और पूर्ति बढ़ाने पर मूल्यों में वृद्धि होती है और अगर मुद्रा की पूर्ति घटा दें तो मूल्यों में कमी आ जाती है। तो इस तरह से पत्र मुद्रा के कारण मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं और इसके कारण पत्र मुद्रा का जो मूल्य है यह भी अनिश्चित बना रहता है। तो इस तरह से पत्र मुद्रा के कारण मूल्यों में उतार चढ़ाव की समस्या रहती है। इसके बाद अगला है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पत्र मुद्रा के कारण तेजी मंदी के दौर आते हैं और सट्टा की जो प्रवृत्तियां हैं इनको प्रोत्साहन मिलता है। सट्टे का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर बेचने का कार्य अर्थशास्त्र में सट्टा कहलाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसे अधिक कीमत पर बेच करके लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति रहती है। तो इस तरह से सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद सातवां है सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकार अपने व्यय की पूर्ति आवश्यकता के अनुसार नोट छाप करके कर लेती है और कई बार इससे फिजूल खर्ची को भी प्रोत्साहन मिलता है और इस तरह से सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। और आठवां है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में संकट का सामना, क्योंकि जो विदेशी व्यापार है इसमें पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इस वजह से विदेशी व्यापार में भुगतान करने में दिक्कत आती है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में संकट का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पत्र मुद्रा के गुण उसके दोषों की तुलना में अधिक हैं। पत्र मुद्रा मानव के लिए वरदान सिद्ध हुई है। पत्र मुद्रा के जो दोष हैं वे पत्र मुद्रा के दोष नहीं हैं, बल्कि पत्र मुद्रा के प्रभावपूर्ण नियंत्रण की कमी के कारण उत्पन्न हुए हैं। अतः यदि पत्र मुद्रा को उचित ढंग से नियंत्रित किया जाए तो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो इस तरह से पत्र मुद्रा पर अगर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाए तो ये हमारे लिए लाभप्रद होती है। अब हम ये लेंगे कि अच्छे मुद्रा पदार्थ के क्या गुण हैं या अच्छी मुद्रा वस्तु में कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले है सर्वमान्यता या सर्वग्राह्यता। तो एक अच्छी मुद्रा वस्तु में सर्वमान्यता या सर्वग्राह्यता का गुण होना चाहिए, अर्थात सभी मुद्रा को स्वीकार करे, सभी के द्वारा इसे ग्रहण किया जाए, तभी मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य अच्छी तरह से कर पाएगी। तो जो सोना चांदी है इसमें सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है, जबकि पत्र मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। सरकार इसे विधिग्राह्य बनाकर ही सर्वमान्य बना सकती है। इसके बाद दूसरा है परिचायकता या पहचाने जाने की योग्यता। तो मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम आसानी से पहचान सकें, चाहे उसका रंग हो, आकार हो, आवाज़ हो, कैसे भी इसे हम आसानी से पहचान सकें और इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाती है और इसमें सामान्य स्वीकृति भी पाई जाती है। तो परिचायकता के अभाव में वह विनिमय के माध्यम के रूप में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो जो सोने चांदी के सिक्के हैं इनमें परिचायकता का गुण विद्यमान रहता है, क्योंकि सोने चांदी के सिक्कों को आसानी से पहचान सकते हैं और आजकल कागज़ के नोटों पर भी परिचायकता पर ध्यान देते हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकार की छपाई करके और उसमें बहुत सारे ऐसे संकेत बनाए जाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि यह नोट असली है और यह नोट नकली है। इसके बाद तीसरा है अविनाशिता या टिकाऊपन। तो मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि वह टिकाऊ हो, जल्दी से नाशवान नहीं हो, क्योंकि मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में कार्य करती है।
यदि हम पशुओं या अनाज के रूप में संग्रह करें तो इसमें टिकाऊपन का गुण नहीं होता है, जबकि सोने चांदी में टिकाऊपन का गुण होता है, घिसावट भी कम होती है। जबकि कागज़ के जो नोट हैं इनमें जलने, कटने, गलने का भय बना रहता है। तो अविनाशिता या टिकाऊपन या अक्षयशीलता का गुण एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में होना चाहिए और ये सोने चांदी के सिक्कों में पाया जाता है। इसके बाद चौथा है वहनीयता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कम खर्च में ले जाया जा सके, भार कम हो तथा मूल्य अधिक होना चाहिए। तो ये एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो सोने चांदी के सिक्के हैं इनमें भार बहुत अधिक होता है, लाने ले जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जबकि जो पत्र मुद्रा है इसे आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला है पांचवा विभाज्यता। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में विभाज्यता का गुण होना चाहिए क्योंकि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो किसी भी मूल्य की मुद्रा जारी की जा सके इस प्रकार की उसमें सुविधा होनी चाहिए। जैसे पशुओं में विभाज्यता का गुण नहीं पाया जाता है, हीरे जवाहरात में भी विभाज्यता का गुण नहीं होता है, जबकि जो धातु के सिक्के हैं या जो पत्र मुद्रा है इसमें विभाज्यता का गुण पाया जाता है। इसके बाद छठा है ढलाऊपन या तरलता। एक मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिसे गलाकर किसी भी आकार में ढाल सकें, उस पर कोई भी चिन्ह अंकित कर सकें या उसे पहचाने जाने की सुविधा हो। उनमें एक रूपता होनी चाहिए, परिचायकता होनी चाहिए, सर्वग्राह्यता होनी चाहिए, जिसे छापना काफ़ी आसान होना चाहिए। उसे गलाकर किसी भी रूप में ढाला जा सके तथा उस पर चिन्ह अंकित किए जा सकें। तो ढलाऊपन का गुण उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से स्वर्ण और जो चांदी के सिक्के हैं इनमें ढलाऊपन का गुण पाया जाता है और जो पत्र मुद्रा है इसमें भी सर्वग्राह्यता का गुण, एक रूपता का गुण आदि पाए जाते हैं और इसे भी हम आसानी से छाप सकते हैं। इसके बाद सातवां है एक रूपता। तो एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में एक रूपता का गुण होना चाहिए। मुद्रा की पूर्ति कितनी ही अधिक हो वो सब एक जैसी होनी चाहिए। तो जो सोने चांदी के सिक्के हैं उनमें एक रूपता का गुण विद्यमान रहता है और कागज़ के नोट में भी एक रूपता का गुण पाया जाता है। इसके बाद आठवां है मूल्य की स्थिरता। तो जो मुद्रा का मूल्य है इसमें स्थिरता पाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसके मूल्य में निरंतर घटत बढ़त होती रही तो यह अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। तो सोने और चांदी की जो सिक्के हैं उनमें मूल्य स्थायित्व का गुण पाया जाता है, जबकि कागज़ के नोटों में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। अतः पत्र मुद्रा में तुलनात्मक रूप से मूल्य की स्थिरता कम पाई जाती है। और अगला है पर्याप्तता। तो एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में पर्याप्तता का गुण मौजूद होना चाहिए, अर्थात जितनी मात्रा में चाहें हम नोट या मुद्रा जारी कर सकें। तो पत्र मुद्रा में पर्याप्तता का गुण विद्यमान रहता है, जबकि सोने चांदी के सिक्कों में पर्याप्तता का गुण विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि सोने चांदी के जो सिक्के हैं इनके कोष सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय पत्र मुद्रा जो रुपया है इसमें एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण विद्यमान है या नहीं है। तो भारतीय पत्र मुद्रा रुपये में सर्वग्राह्यता, परिचायकता, वहनीयता, विभाज्यता, एक रूपता, पर्याप्तता आदि गुण हैं। इसके मूल्यों में भी सापेक्षिक स्थायित्व है, छापना सरल एवं कम खर्चीला है। अतः भारतीय मुद्रा में प्रयुक्त वस्तु में श्रेष्ठता के सभी गुण विद्यमान हैं। तो ये था एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। इसके बाद हम लेंगे ई मुद्रा या इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा या ई मनी। इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो इस संबंध में लिप्से व क्रिस्टल ने इसके दो रूप बताए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक पर्स,
इसमें प्लास्टिक कार्ड पर कोई पूर्व दत्त जमा राशि अंकित होती है। इस कार्ड का धारक विभिन्न दुकानों को खुदरा भुगतानों में इस राशि का उपयोग कर सकता है। इससे उस कार्ड की कुछ राशि खुदरा व्यापारी को हस्तांतरित हो जाती है। इस विधि में भुगतान की सहूलियत होती है और बैंक जमाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित हो जाती है। इससे ग्राहक को नकद राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे देश में भी ऐसे क्रेडिट कार्डों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। तो विभिन्न बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। और दूसरा है मुद्रा के कुछ रूपों का हस्तांतरण इंटरनेट के मार्फत किया जा सकता है। इसमें इंटरनेट सूचना का उपयोग करके एक व्यक्ति अपने खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में कोषों का हस्तांतरण कर सकता है। यह चेक लिखने का एक नया तरीका होता है। तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी लेन देन का काम होता है और मुद्रा का भुगतान किया जा सकता है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसे भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि से कई वर्षों से किए जाते रहे हैं। यह प्रवृत्ति 1830 के दशक में तार के आविष्कार के साथ प्रारंभ हुई थी। इंटरनेट एक नई प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा भुगतान आसान हो गए हैं, लेकिन इसमें मौद्रिक सिद्धांत नए नहीं होते। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा ने भुगतान की विधि को प्रभावित किया है, उसे अधिक सुगम, कार्यकुशल व प्रभावी बनाया है। भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण विधि का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। इसके द्वारा दो शहरों के बीच, एक ही शहर में विभिन्न बैंकों के बीच तथा एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच मुद्रा हस्तांतरण सेवा संचालित की जाती है। ई मुद्रा का मौद्रिक प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे केंद्रीय बैंक का मुद्रा की पूर्ति करने पर एकाधिकार बना रहता है। उसकी ब्याज की दरों को निर्धारित करने की क्षमता कमज़ोर नहीं होती। ई मुद्रा से केंद्रीय बैंक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ई मुद्रा तो केवल भुगतान की टेक्नोलॉजी को प्रभावित करती है या उसे अधिक सरल व सुगम बनाती है। तो आजकल हम ये देखते हैं कि बैंकों के द्वारा जो भुगतान किया जाता है वह इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है और ये भुगतान काफ़ी सुगम है, आसान है और बहुत ही शीघ्रता से भुगतान हो जाता है। तो ये है ई मनी या ई मुद्रा।